everyone. In this session, we will discuss about the some mechanical properties of the bulk matter. ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे बल्क मैटर के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्रेशर की। तो जो प्रेशर होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्रेशर P से डिनोट करते हैं हम। दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, यही होता है हमारे पास प्रेशर। बट ये जो फोर्स होती है ये कैसी फोर्स होती है, दैट दिस फोर्स इज perpendicular to the surface of object। ठीक है, कि जो हम जैसे मान लो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कोई नेल जो है वो वॉल में फिक्स करना है। ठीक है, जब हम नेल को फिक्स करते हैं तो मान लो ये जैसे नेल का सरफेस है, मैं बड़ा करके बना रही हूँ। तो हम क्या करते हैं, इसको हैमर के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हैमर के साथ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। विद हैमर फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रही होती है ये कैसी लग रही होती है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रही है। तो एक्चुअल में ये जो फोर्स होता है ये कैसा फोर्स होता है, जो ऑब्जेक्ट के सरफेस पे परपेंडिकुलरली लग रहा है। ये जो फोर्स होती है ना, दिस फोर्स विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोला जाता है, दूसरा नाम इसका थ्रस्ट है। तो मैं प्रेशर को ये भी लिख सकती हूँ, दैट इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट का मतलब क्या है, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, परपेंडिकुलरली जो ऑब्जेक्ट के सरफेस पे फोर्स लग रही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे यूनिट्स की बात करूँ तो प्रेशर की यूनिट्स क्या आ जाएंगी, फोर्स की यूनिट्स क्या होती है, न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिली यूनिट्स, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसी को दूसरा नाम दिया जाता है पास्कल। ठीक है, पास्कल यूनिट जो है एसआई सिस्टम की यूनिट है। तो 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसके डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं हम। डायमेंशंस यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की डायमेंशंस क्या आती है हमारे पास, mlt-2। एरिया क्या होता है हमारे पास, एल स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशंस प्रेशर की कितनी आ गई मेरे पास, ये सॉल्व करके m l-1 t-2। तो ये इसके डायमेंशंस आ। ठीक है, अब जो प्रेशर है वो जनरली हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। एयर की वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.05 इंटू 10⁵ पास्कल। ये वैल्यू कैसे मेजर किया गया था, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं हम, बैरोमीटर से। बैरोमीटर जो था वो एक पर्सन थे टॉर्सली, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बैरोमीटर के साथ, और उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो मेजर की थी वो कितनी आई थी, 1.05 इंटू 10⁵ पास्कल। इतनी जो प्रेशर है वो किससे मेजर किया था, बैरोमीटर से। द डिवाइस कह लो या इंस्ट्रूमेंट कह लो, यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमें देखना है, दैट इज अबाउट द पास्कल लॉ। पास्कल लॉ हमें क्या बताता है कि द प्रेशर ट्रांसमिटेड इन एवरी पार्ट ऑफ लिक्विड enclosed in a container is equal। ठीक है, जैसे मान लो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, क्या कहने का मतलब क्या है, कि जो प्रेशर ट्रांसमिट होता है टू द एवरी पोर्शन ऑफ लिक्विड इनक्लोज्ड इन ए कंटेनर इज इक्वल। जैसे मेरे पास क्या एक कंटेनर था, उसमें मैंने क्या किया, एक लिक्विड जो है वो इनक्लोज कर दिया। जैसा कंटेनर है यहाँ पे क्या है, पिस्टन लगा दिए।
दिस इज द पिस्टन, और एक पिस्टन मैंने यहाँ पे लगा दिया। और इसमें लिक्विड को क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया। ठीक है, लिक्विड इनक्लोज कर दिया यहाँ पे। तो अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे इस पिस्टन पे मान लो फोर्स लगाया F1, ये एरिया ले लेते हैं A है, तो यहाँ पे फोर्स लगाने से क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। कितना प्रेशर क्रिएट होगा, P1, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ है यहाँ पे जब हमने फोर्स लगाया पिस्टन पे, तो ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा टू ईच पार्ट ऑफ लिक्विड। यहाँ पे लिक्विड के हर पोर्शन पे ये प्रेशर ट्रांसमिट होगा। अलोंग विद वॉल्स पे भी तो प्रेशर लगेगा, वहां पे भी लगेगा, कंटेनर की जो वॉल्स है उस पे। अब मान लो मैंने दूसरे पिस्टन पे भी फोर्स लगा दी, लेट से F2, और ये भी एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया A ले लेता है, तो कितना प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ पे, दैट इज F2 अपॉन A। और ये प्रेशर भी इक्वली ट्रांसमिट होगा कि लिक्विड के हर पोर्शन पे, जिस कंटेनर में लिक्विड को रखा गया है उसके हर पोर्शन पे क्या होगा, इक्वली प्रेशर क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हो आप कि P1 इज इक्वल टू P2, कि यहाँ पे प्रेशर जो क्रिएट हुआ, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ, हर पोर्शन पे इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये दोनों प्रेशर क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये F1 अपॉन A, दिस इज इक्वल टू F2। ये होता है हमारे पास पास्कल लॉ। अब ये कहाँ पे अप्लाई होता है, इसकी एप्लीकेशन आती है हमारे पास हाइड्रोलिक मशीन्स में। पास्कल लॉ इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक मशीन्स जैसे इसके अंडर बात करें अगर, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट हम क्या करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो लिफ्ट द हैवी ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो वहां पे भी क्या है, ये पास्कल लॉ अप्लाई होता है। कैसे, मैं बता देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे क्या होता है, एक लिक्विड इनक्लोज होता है इस अरेंजमेंट, ठीक है, ये लिक्विड इनक्लोज कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, और यहाँ पे क्या है, एक पिस्टन है। इस पिस्टन पे एक अरेंजमेंट ऐसा प्लेटफॉर्म का जहाँ पे हम अपना लोड रखते हैं, जिसको हमने लिफ्ट करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से फोर्स अप्लाई करने से प्रेशर क्रिएट होगा, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा यहाँ पे हर पोर्शन पे। पास्कल लॉ की एप्लीकेशन यही है ना, कि फोर्स अप्लाई किया हमने पिस्टन पे, प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है वो लिक्विड के हर पोर्शन पे इक्वली ट्रांसमिट हो। अब जो लोड यहाँ पे रखा है, उसके लोड का क्या है, वेट है, वेट की वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगी, तो उस फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। मान लो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना क्रिएट हुआ, F अपॉन A। लोड क्या है, उसके वेट की वजह से फोर्स लग रही है ना, उस फोर्स की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो गया, तो वो भी यहाँ पे इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो पास्कल लॉ क्या कहता है कि ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ है ये इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है, तो P1 इक्वल टू P2 आ जाएगा, तो F अपॉन A, दिस इज इक्वल टू F अपॉन A। तो यहाँ से F की वैल्यू क्या आ गई, A अपॉन स्मॉल a इंटू F। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला एरिया, जो जिसको एरिया मैंने स्मॉल a लिया है वो छोटा है, कैपिटल ए जो एरिया है ये वाला, इस आर्म का एरिया बड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पे रेशो देखूं, A अपॉन A क्या मिल रही है, ग्रेटर देन 1। तो ये रेशो अगर ग्रेटर देन 1 है, तो ये फोर्स क्या मिली आपको, ज्यादा मिली। मतलब आपको क्या मिल रहा है, ज्यादा फोर्स मिल रहा है, जिसकी हेल्प से आप इस लोड को लिफ्ट कर रहे हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है, और वही प्रेशर क्या कर रहा है, हमें इतनी फोर्स प्रोवाइड कर रहा है कि हम लोड को क्या कर सके, लिफ्ट कर सके। तो ये किसकी एप्लीकेशन है, पास्कल लॉ की। और क्या एप्लीकेशन हो सकती है, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती है, उसमें भी यही सिस्टम होता है कि जब ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो ऑयल वहां पे ब्रेक्स में क्या होता है, ऑयल होता है, ठीक है, ब्रेक ऑयल।
तो वहां पे भी पिस्टन्स लगे होते हैं, ठीक है। एक मास्टर सिलेंडर होता है, एक हमारा मेन सिलेंडर जो व्हील के अंदर सिलेंडर फिक्स किया होता है, उसमें सिलेंडर में पिस्टन लगे होते हैं। तो जब ब्रेक सप्लाई करते हैं वो पिस्टन ऐसे बाहर की तरफ निकलते हैं और हमारा जो ऑटोमोबाइल है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। मतलब ये सारी किसकी एप्लीकेशंस है, पास्कल लॉ की एप्लीकेशंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, दैट इज बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स को बियॉन्सी भी बोला जाता है, बहुत नाम है इसके, या फिर अपथ्रस्ट भी बोला जाता है। क्या होती है ये फोर्स? द फोर्स exerted on the object immersed in the liquid by the liquid। कि जब जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या था, एक कंटेनर था, कंटेनर में मेरे पास मैंने एक लिक्विड फिल कर लिया, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, जरूरी नहीं है वाटर हो। इसमें मैंने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट इमर्स कर दी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे फोर्स लगेगी, किसकी वजह से, इस लिक्विड की वजह से, और उसको क्या बोला जाता है, अपथ्रस्ट बोला जाता है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ लगेगी, ये लिक्विड क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट बोलते हैं। तो जो बियॉन्ड फोर्स होती है ये वो फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे तब लगती है जब वो लिक्विड में हो, ठीक है। वो पूरी तरह से लिक्विड के अंदर भी हो सकती है, वो लिक्विड के बाहर भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है सरफेस पे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी उस पे कौन सी फोर्स लगेगी, बियॉन्ड फोर्स, जो लिक्विड की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगती है। तो ये जो बियॉन्ड फोर्स होता है यू अपथ्रस्ट, जिसको अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, बियॉन्सी भी बोलते हैं, बियॉन्ड फोर्स भी बोलते हैं, किसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कि कितना लिक्विड डिस्प्लेस जो है उसका वेट हम फाइंड करेंगे, उतना ही फोर्स जो है वो लिक्विड जो है वो लगा रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, देखो हमने क्या किया, कंटेनर में लिक्विड फिल कर लिया, यहाँ पे कंटेनर है इसमें लिक्विड फिल कर लिया। अब यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर इमर्स करना है तो हमें खाली जगह तो चाहिए, एम्प्टी स्पेस तो चाहिए ही ना, ठीक है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑब्जेक्ट कैसे आ सकती है इस तरह से लिक्विड के अंदर, कि यहाँ पे तो कोई स्पेस ही नहीं है जिसको वो कवर कर पाए ताकि हम बोल सके कि वो ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर है। जैसे इसको एग्जाम्पल को समझते हैं, जैसे एक क्लासरूम है हमारे पास, ठीक है। क्लासरूम में क्या है, जैसे मान लो ये क्लासरूम है, क्लासरूम में हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये 4 बेंच लगे हुए हैं और स्टूडेंट्स कितने हैं, 8 है। तो एक बेंच पे 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं, यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, हो गए 8। मान लो 4 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया, हमने क्या किया, यहाँ पे बेंच अरेंज करवाए, उन 4 स्टूडेंट्स को अरेंज कर दिया, तो क्लासरूम में सभी बच्चे फिट हो गए। अब 10 स्टूडेंट्स और आ गए, अब क्लासरूम में ना तो स्पेस है ना बेंच है, अगर स्पेस होती मैं बेंच लगवा लेते तो ये 10 स्टूडेंट भी अरेंज हो जाते, ठीक है। मतलब स्पेस होनी चाहिए ना इनको अरेंज करने के लिए, वही केस यहाँ पे है। अब कंटेनर में ऑलरेडी लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बट हम ऑब्जेक्ट को इमर्स करना चाहते हैं लिक्विड में, बट अंदर जगह ही नहीं है, उसको स्पेस भी तो चाहिए, ऑब्जेक्ट अंदर जब जाएगी उसको स्पेस चाहिए ना, तो स्पेस ही नहीं है। तो ये कैसे इमर्स होती है, यहाँ पे क्या होगा, जितना वेट होगा इस ऑब्जेक्ट का उतने वेट का लिक्विड यहाँ से क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, मूव हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये कंटेनर था, यहाँ पे इतना वॉल्यूम का लिक्विड क्या हो गया, मूव कर गया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। पहले यहाँ से लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगी, एम्प्टी स्पेस मिल गई तो उस जगह पे ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, अपनी जगह ले लेगा,
ठीक है, तभी ये जो अपथ्रस्ट होती है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उतना ही फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, अब वेट को हम कैसे लिखते हैं, एम इंटू जी। यहाँ पे मास किसका आएगा, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है वो अपनी पोजीशन से जो मूव हुआ है उसका मास, इंटू जी। अब मुझे पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो लिक्विड की डेंसिटी है वो आ जाएगी, वॉल्यूम यहाँ पे क्या आएगा, हम लिख सकते हैं ना वॉल्यूम इमर्स्ड इंटू जी। वॉल्यूम इमर्स्ड क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो जितना ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर होगा, जितना उसका वॉल्यूम लिक्विड के अंदर होगा उतने ही वॉल्यूम का लिक्विड जाएगा ना। ठीक है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है लिक्विड के अंदर इतना ही था, मतलब थोड़ा सा पोर्शन ऑब्जेक्ट का बाहर था, तो ये जो ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है ये वाला पोर्शन, तो इतना ही वॉल्यूम का लिक्विड जो है डिस्प्लेस होगा, इतना ही लिक्विड को डिस्प्लेस होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं v कौन सा ले सकती हूँ कि जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, ठीक है, उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम इमर्स्ड लिख दिया, इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम पानी के अंदर है, लिक्विड के अंदर है, उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड, उतना ही लिक्विड जो है, उतना ही वॉल्यूम जो होगा लिक्विड का वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपथ्रस्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ओ जी वी, यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंडेंसी शो। तो ये कंसेप्ट होता है हमारे पास बियॉन्ड फोर्स का, या बियॉन्सी फोर्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसी के बेस पे हम पढ़ते हैं आगे आर्कीमेड्स प्रिंसिपल। आर्कीमेड प्रिंसिपल क्या कहता है कि वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज immersed partially or fully inside a liquid, there is a loss in weight of object। क्या कहने का मतलब है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट थी आपकी कोई, ये ग्राउंड पे पड़ी है, आपने इसको उठाना है, लिफ्ट करना है, तो जितना इसका वेट होगा उतनी फोर्स तो लगानी पड़ेगी इसको उठाने के लिए। मान लो इसका वेट कितना है, 50 है, तो 50 न्यूटन फोर्स तो लगानी पड़ेगी ना एटलीस्ट उसको उठाने के लिए। अब अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे लिक्विड में रख दूं, ये कोई लिक्विड ले लिया, इस लिक्विड में ऑब्जेक्ट को रख दिया, अब अगर इसको यहाँ पे चेक करेंगे तो इसका वेट क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, वेट इज लेस। क्यों, क्योंकि पहले जब ग्राउंड पे थी हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ रही थी, जितना उसका वेट है। अब यहाँ पे जब लिक्विड में इमर्स कर दिया ऑब्जेक्ट को, इस पे फोर्सेस देखो कौन सी लग रही है। एक तो इसके वेट की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, दूसरा ये जो लिक्विड है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा अप थ्रस्ट ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे इसका वेट क्या होगा, कम होगा ना। ठीक है, क्योंकि ये कितना कम होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर बेयोंसी फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे जो इसका एपरेंट वेट है वो कितना मिलेगा, वेट लॉस मिलेगा, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। एक्चुअल वेट कितना है, mg माइनस अपथ्रस्ट। तो इस तरह से हम वेट लॉस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इमर्स कर दिया, तो देखो यहाँ पे बेयोंसी फोर्स लग रही है और वेट की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो नेट फोर्स अगर मुझे यहाँ पे निकालना हो कितना लगेगा, नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट कितना लगेगा, दैट इज mg माइनस u ना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, और ये जो जितना फोर्स नेट लग रहा है इतनी ही फोर्स मुझे चाहिए इसको उठाने के लिए। अब देखो ग्राउंड पे इस पे कितनी कितनी फोर्स चाहिए थी इसको उठाने के लिए, इसका वेट यहाँ पे क्या था, mg था, तो mg फोर्स ही चाहिए थी मुझे इसको उठाने के लिए, बट यहाँ पे mg से एक फैक्टर कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब मुझे कम फोर्स लगेगी इसको उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है।
तो आर्कीमेड प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड है पार्शली और फुली इनसाइड द लिक्विड, कि वो लिक्विड के अंदर कंप्लीटली है या फिर पार्शली, पार्शली मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का वेट लॉस हो जाता है। ये होता है हमारे पास आर्कीमेड्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें देखना है दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो होती है ये प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ liquid to attain minimum surface area। कि लिक्विड जो है, लिक्विड का सरफेस जो है वो क्या कोशिश करता है कि हम मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करें। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। जैसे इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है, ड्रॉप्स। जो ड्रॉप्स होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं। ऐसा क्यों, स्फेरिकल शेप ही हमें क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि फॉर ए गिवन मटेरियल द सरफेस एरिया इज मिनिमम फॉर स्फीयर। स्फीयर के लिए जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम होता है, इसलिए जो ड्रॉप्स होती है वो स्फेरिकल शेप लेती हैं, क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि उन्होंने मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करना है। लिक्विड सरफेस ने वो क्या कोशिश करते हैं कि हम मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करें, इसी की वजह से जो ड्रॉप्स होती है वो स्फेरिकल इन शेप होती है, किसी और शेप की नहीं बनती। ठीक है, अगर मैं मैथमेटिकली इसको समझाने की कोशिश करूं, जैसे मेरे पास क्या है, मान लो ये लिक्विड का सरफेस है, मतलब लिक्विड मैंने कंटेनर में लिया था ऐसे, तो लिक्विड का सरफेस ये वाला पोर्शन जो ऊपर वाला सरफेस है ना, ये वाला, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते। सरफेस टेंशन कैलकुलेट भी तो करनी है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हम देखने वाले। तो यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, इस वाले साइड को मैंने ए नाम दे दिया, इस पे साइड को बी नाम दे दिया। अब ये जो ए साइड पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या कोशिश करेंगे कि हम मिनिमम एरिया अटेन करें। मिनिमम सरफेस एरिया तभी अटेन कर सकते हैं ना कि जब वो आपस में चिपके रहे, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से दूर ना जाए, आपस में चिपके रहे। ठीक है, तो ये ए साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बी साइड के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेंगे, ऐसे अपनी तरफ खींचेंगे ना। ए साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बी साइड के लिक्विड्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ताकि वो मिनिमम सरफेस एरिया अटेन कर सके। मिनिमम सरफेस एरिया तभी अटेन कर पाएंगे ना, मिनिमम चाहिए सरफेस एरिया, जब वो आपस में चिपक के रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये जो बी साइड के मॉलिक्यूल्स है ये भी तो यही चाहेंगे कि हम भी क्या करें, मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करें, तो वो ए साइड के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेंगे, इस तरफ। अब देख रहे हो यहाँ पे फोर्स किस तरफ लग रही है, कैसे लग रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, इस लाइन के। तो जो सरफेस टेंशन होती है वो क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। कि लेंथ पे जो फोर्स लग रही है, इस लेंथ पे, ये जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की इसको लेंथ एल ले लेते हैं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये हमारे पास क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। मिनिमम सरफेस एरिया तभी अटेन होगा ना जब मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक के रहेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर के लिए जो सरफेस टेंशन होता है उसका वैल्यू होता है 0.075 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि हमने अभी सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पढ़ा ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसकी यूनिट्स क्या आ जाएंगी, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो इस वाटर के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी होती है, 0.075। अब जैसे हम कपड़े वॉश करते हैं, क्लॉथ वॉश करते हैं, हम सोप सोल्यूशन यूज करते हैं। सोप सोल्यूशन की जो सरफेस टेंशन होती है वो क्या होती है, 0.03 समथिंग। मतलब सोप सोल्यूशन की जो सरफेस टेंशन है वो वाटर से कम है, सरफेस टेंशन इज लेस देन वाटर। अगर सरफेस टेंशन की वैल्यू कम आ रही है, मतलब सोप सोल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से दूर रहेंगे। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में सरफेस टेंशन की वैल्यू ज्यादा है, मतलब वो आपस में चिपक के रहना चाहते हैं, एक दूसरे के नजदीक रहेंगे, वो मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करेंगे।
बट जैसे ही सोप सोल्यूशन देखा उसकी वैल्यू क्या है, सरफेस टेंशन की कम है। तो इसमें जो सोप सोल्यूशन के मॉलिक्यूल्स है वो क्या रहते हैं, एक दूसरे से ज्यादा नहीं चिपकते, दूर रहते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तभी तो हम जब क्लॉथ वॉश करते हैं हमारी जो डर्ट है वो क्लियर हो जाती है। सोप सोल्यूशन से कपड़े कैसे क्लियर होते हैं, अगर ध्यान से देखो हमारे क्लोथ्स में ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, अगर ध्यान से देखा हो ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स में ही तो डर्ट होती है। ये जो छोटे छोटे पोर्स है यहाँ पे ही तो डर्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही कपड़ों को सोप सोल्यूशन में डालते हो क्या हो गया, सरफेस टेंशन कम हो गई ना, सरफेस टेंशन सोप सोल्यूशन की कम है, तो जो सोप के मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से ज्यादा चिपकते नहीं है, तो फिर वो कहाँ पे जाते हैं, वो इन पोर्स में जाते हैं। इन पोर्स में क्या है, डर्ट पार्टिकल्स है, तो वो इन पोर्स में क्या जाते हैं, मॉलिक्यूल, सोप सोल्यूशन के मॉलिक्यूल्स जाते हैं और डर्ट को क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो ये सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी थी, एग्जांपल से मैंने आपको समझाया कि सरफेस टेंशन होता क्या है। दूसरी बात, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये वेरिएशन याद रखनी है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि गर्म पानी से हम कपड़े धोते हैं वो जल्दी साफ हो जाते हैं, अच्छे से साफ हो जाते हैं। गर्म पानी में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गया, सरफेस टेंशन कम हो गई। अगर सरफेस टेंशन और कम होगी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं अब, ठीक है, दूर रहेंगे, तो वो डर्ट को क्लीन करेंगे जाके अच्छे से। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी वेरिएशन भी याद रखनी है कि जो टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमें जो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है दैट इज अबाउट द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, दिस इज द विस्कोसिटी, जैसे इसको हम बोल सकते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे मान लो ये कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है। अब ये जो फर्स्ट लेयर है ये आगे की तरफ जा रही है, बट जो सेकेंड लेयर है वो क्या करिए, इसके मोशन को अपोज करेगी, तो इस पे फर्स्ट लेयर पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी इस तरफ। फ्रिक्शन का काम क्या होता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। ठीक है, फर्स्ट लेयर आगे की तरफ जा रही है, बट जो सेकेंड लेयर क्या करिए, उसके मोशन को अपोज करेगी, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी, क्योंकि सेकेंड के कंपैरिजन में फर्स्ट लेयर आगे की तरफ जा रही है। तो ये सेकेंड लेयर इस पे क्या करेगी, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा देगी। इसी तरह से ये जो फर्स्ट लेयर है इसको क्या लगेगा कि ये जो सेकेंड लेयर है ये पीछे की तरफ जा रही है, तो ये फर्स्ट लेयर क्या करेगी, सेकेंड लेयर को फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगा देगी। ठीक है, फर्स्ट को क्या लग रहा है कि जो, क्योंकि वो खुद तो आके जा रही है, उसको क्या लग रहा है कि जो सेकेंड लेयर है वो पीछे की तरफ जा रही है, तो फ्रिक्शन लगा देगा। ये फर्स्ट लेयर क्या लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा इस तरफ, सेकेंड लेयर पे आगे की तरफ। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लिक्विड की लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन लग रही है, देयर इज फ्रिक्शनल फोर्स present between different layers of fluid। फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स में क्या लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। तो इसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज नाउन एज विस्कस फोर्स, जिसको हम विस्कस फोर्स भी बोलते हैं। तो इस विस्कस फोर्स को किसके साथ रिलेट कर दिया, विस्कोसिटी के साथ। तो विस्कोसिटी हमें क्या बताता है कि किसी लिक्विड में कितनी फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, कि अगर मान लो मेरे पास क्या है कि जो लिक्विड ऐसा है जिसपे लेयर्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लग रही है, मोर फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। अगर फ्लूइड की लेयर्स में ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो वो लिक्विड फ्लो नहीं कर पाएगा, उसको आगे जाने में दिक्कत होगी, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लग रहा है लेयर्स के बीच में। तो ऐसे लिक्विड को क्या बोलते हैं हम, कि उसकी हाई विस्कोसिटी है, विस्कस लिक्विड है ये मेरा। ठीक है, क्या वर्ड यूज करते हैं, विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि इसकी जो लेयर्स होती है उसके बीच में क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लग रही है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लग रही है तो जो लिक्विड है उसको फ्लो करने में
डिफिकल्टी होगी, मतलब वो कम स्पीड से फ्लो करेगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स लेस है, कि जो लेयर्स है फ्लूइड की उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम लग रहा है, तो ये फ्लूइड कैसा होता है, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम लग रही है लेयर्स के बीच में, और ये फ्लूइड क्या करेगा, ज्यादा स्पीड से फ्लो कर जाएगा, फ्लो विद मोर स्पीड। इसकी एग्जांपल जैसे एक वाटर ले लो, एक ऑयल ले लो। देखो पता है वाटर जो है वो फ्लो कर जाएगा इजिली, ऑयल को फ्लो कर वो कम स्पीड से फ्लो करेगा, ठीक है, स्मॉल स्पीड से फ्लो करेगा। तो ये ऑयल स्मॉल स्पीड से फ्लो क्यों करेगा, क्योंकि ये विस्कस है, इसके लेयर्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, ज्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से ये फ्लो कम स्पीड से करेगा, ये विस्कस फ्लूइड है। और नॉन विस्कस फ्लूइड्स वो होते हैं जिनके बीच में लेयर्स के बीच में क्या होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कम लग रहा है, और वो फ्लूइड जो होगा वो ज्यादा स्पीड से फ्लो कर जाएगा। तो ये हमारे पास होता है विस्कोसिटी का कंसेप्ट।